गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ पढ़ेंगे जो है संधि। संधि क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मिलना या जुड़ना या मेल करना। जब दो शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। उनका यही परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब संधि कैसे परिवर्तित होगी? संधि का में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण जब जुड़ते हैं तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। वही परिवर्तन संधि कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, विद्या धन आल्य। तो विद्या का आ और आल्य का आ दोनों मिलकर विद्यालय मतलब एक आप में परिवर्तित हो गया और नया शब्द बन गया। रूप में परिवर्तित होकर नए शब्द का निर्माण कर दिया तो वो संधि कहलाती है। संधि का शाब्दिक अर्थ देखिए आप, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? दो वर्णों के मेल से, मेल मतलब मिलने से जो विकार यानी परिवर्तन, जो भी परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहेंगे। जैसे हिम प्लस आल्य, हिम में आ रहा है और आल्य में आ रहा है, मतलब हिम का लास्ट जो पहले वाला शब्द है उसका अंतिम वर्ण हिम, म का अ, ठीक है, आल्य का आ, ये दोनों मिलकर आ का निर्माण करें यानी हिमालय। ठीक है, तो रूप में परिवर्तन हो गया, शब्द में परिवर्तन हो गया, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। अब आते हैं हम संधि विच्छेद पर। विच्छेद का अर्थ क्या होता है? टुकड़े करना। संधि का अर्थ होता है जुड़ना, मिलाना, और विच्छेद का अर्थ होता है टुकड़े करना, यानी जिस चीज़ को हमने जोड़ के रखा है उसके टुकड़े करना। जो शब्द हमने निर्माण किया है उसको तोड़ना, यानी जैसे हमने अभी विद्यालय को जोड़कर विद्यालय बनाया, हिम प्लस आलय को जोड़कर हिमालय बनाया, इसको वापस उसी रूप में लाना। जो संधि का जो हमने रूप बनाया था उसको वापस दो टुकड़ों में, दो शब्दों में बना देना संधि विच्छेद कहलाता है। देखिए, संधि से बने शब्द को पुनः पूर्व स्थिति में लाना, मतलब जो हिम धन आल्य का हिमालय बना उस हिमालय को वापस हिम प्लस आल्य में लाना संधि विच्छेद कहलाता है, मतलब उसके टुकड़े कर देना। जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र, देवेंद्र को टुकड़े किए तो वो संधि विच्छेद कहलाया, और जब उसको एक साथ मिलाकर शब्द बना दिया तो वो संधि कहलाती है। अब संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला हम देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहेंगे? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। आपको स्वर संधि के स्वर तो आप जानते हैं, अ आ ई, जो 11 स्वर होते हैं, ये सिर्फ ये जो स्वर संधि वो इसी के इर्द गिर्द है। मतलब ये जो 11 स्वर हैं यही आपस में मिलजुल कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए स्वर का निर्माण करते हैं। मतलब जैसे छोटा ऊ मिलके, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करता है, ए और आ मिलकर आ का निर्माण करता है, आ और आ मिलकर भी आ का निर्माण करता है, छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करती है, बड़ी ई छोटी ई मिलकर बड़ी ई का, मतलब ये जो स्वर संधि है ये आपस में ही मिलकर स्वरों का निर्माण करें वो स्वर संधि कहलाती। इसके 5 भेद बताए हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, तो जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ के साथ इसी प्रकार से ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलते हैं तो दोनों के मिलने पर दीर्घ स्वर आ ई उ हो जाते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है? ह्रस्व का मतलब होता है जिसको बोलने में कम समय लगे, और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता हो। जैसे छोटी ई, छोटा ऊ, जैसे ई उ, इनको बोलने में कम समय लग रहा है। जैसे ई उ आ, ये होते हैं दीर्घ स्वर। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ह्रस्व स्वर है अ ई उ, ठीक है, उनके साथ ए आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ अगर मिलते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? आ, ई और ऊ में, मतलब दीर्घ स्वर में ही परिवर्तित होंगे। चाहे छोटी ई और छोटा ऊ मिलके, छोटी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई का निर्माण करेंगी, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके भी बड़े ऊ का निर्माण, मतलब कुछ भी मिले, चाहे
दीर्घ स्वर मिले चाहे ह्रस्व स्वर मिले, लेकिन निर्माण किसका होगा? दीर्घ स्वर का। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मत धन अनुसार, मतानुसार, मत में ए आ रहा है और आगे भी अ आ रहा है, तो दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? आ का। हिम प्लस आल्य, हिम में अ आ रहा है और आल्य का आ रहा है, यानी पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? आ, हिमालय। दूसरा देखिए, देखो पहले वर्ण का आखिरी वर्ण आ और दूसरे वर्ण का प्रथम स्वर है अ, मिलकर आ बन रहा है। मतलब चाहे दीर्घ आए चाहे ह्रस्व आए, पहले ह्रस्व आए चाहे पहले दीर्घ आए, निर्माण किसका होगा? दीर्घ स्वर का। जैसे विद्या प्लस आल्य विद्यालय, रवि प्लस इंद्र रवींद्र, मुनि प्लस ईश मुनीश, ठीक है। सती प्लस ईश सतीश, भानु प्लस उदय भानुदय, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, वधु प्लस उर्मी वधुर्मी, ठीक है। ये हुई आपकी दीर्घ संधि। आपको इसके नियम याद करने पड़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरी है आपकी गुण संधि। जब ए आ का ई और उ का के साथ परस्पर मेल हो तो उनके स्थान पर क्रमशः ए और अ हो जाता है। इसी प्रकार जब ए आ का री के साथ मेल होता है तो उनके स्थान पर अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। देखिए, जब ए और आ का ई और बड़ी ई और उ और बड़े उ के साथ परस्पर मेल हो, किसका? सिर्फ ए और आ का। ए के मतलब प्रथम वर्ण तो का जो आखिरी प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण तो अ होगा या आ होगा, और दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण या तो ई या बड़ी ई या छोटा उ या बड़ा हो, तो उनके स्थान पर ए और ओ हो जाएगा। क्लियर है? जैसे नर प्लस इंद्र, नर का अ इंद्र का ई, तो वो किस में परिवर्तित हो गया? ए में, ठीक है। महा प्लस इंद्र, महा का आ और ई का इंद्र महेंद्र, ए में परिवर्तित, चाहे ए हो चाहे आ हो, अगर ई और बड़ी ई है तो ए में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अ प्लस ई, दिन प्लस ईश दिनेश, ए में परिवर्तित हो गया। महा प्लस ईश महेश, यानी आ प्लस ई किस में परिवर्तित हो गया? महेश में। इसी प्रकार अ का उ के साथ, जैसे समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोमी, ठीक है। चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय। क्लियर है आपको? दया प्लस उर्मी दयोर्मी, गंगा प्लस उदक गंगोदक, देव प्लस ऋषि, जो हमने पढ़ा था कि अ के साथ री का अगर स्वर में मेल हो तो वो र में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। अब आते हैं वृद्धि संधि पर। जहाँ ए आ का ए के साथ मेल होने पर ऐ और अ आ का ओ के साथ मेल होने पर औ हो जाता है, वो वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? जैसे अ और आ का अगर ए और ऐ के साथ मेल हो तो वो ऐ में परिवर्तित होगा, मतलब दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और ए आ का ओ के साथ मेल हो तो वो औ में परिवर्तित, मतलब मात्रा बढ़ जाएगी। ए हो तो ऐ में और ओ हो तो औ में। जैसे मत प्लस एक के, अ के का साथ ए के साथ हो रहा है तो ऐ में, मैं तेक के ऐ में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही तथा प्लस एव तथेव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। अब ए के साथ में ओ का हो रहा है तो वन प्लस औषधि वनौषधि, महा प्लस औषध महोषध, महा प्लस औषधि महौषधि, ठीक है। एक का आ का ओ के साथ होता है तो भी औ हो रहा है, ए का ओ के साथ हो रहा है तो भी औ हो रहा है, यानी वृद्धि हो रही है, मात्राओं की वृद्धि हो रही है। अब आते हैं हम यण संधि पे। जब ई उ और री के स्थान के बाद इनमें कोई भिन्न दूसरा स्वर आए तो ई बड़ी ई का य, उ व बड़े उ का व और री का र हो जाता है। कैसे? देखो, जब ई और बड़ी ई, उ और बड़ा उ और री ऋषि के बाद अगर कोई भी स्वर आए, चाहे अ आए चाहे इन चारों के बाद में, जैसे ई के बाद में अ आ जाए, ई के बाद में आ जाए, या ई के बाद में उ आ जाए, या ई के बाद में ए आ जाए, ठीक है, या उ के बाद में अ आ जाए, आ जाए, ए आ जाए, औ आ जाए, यही होंगे,
देखो 4 तो यहाँ दे दिए, 1 2 3 4 5, 5 स्वर तो यहाँ दे दिए, ठीक है ना। और अब अपने पास कितने बचे? 6 स्वर बचे। 11 होते हैं ना स्वर, तो उनके बाद में इनके अलावा अगर कोई सा भी स्वर आता है तो वो ई के बाद में अगर अ आए तो कोई सा भी स्वर आए तो वो य में परिवर्तित हो जाएगा, और ऊ के बाद में अगर कोई स्वर आता है तो वो व में परिवर्तित हो जाएगा, और री का र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यदि प्लस अपि, यदि में ई आ रहा है और अपि में अ, तो वो किस में परिवर्तित हो रहा है? यद्यपि। अ में य में परिवर्तित हो गया। इति प्लस आदि इत्यादि। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आप आगे, सु प्लस अच, सु में ऊ के साथ अ आ रहा है तो वो किस में परिवर्तित हो रहा है? व में, यानी स्वच्छ। सु प्लस आगत, सु के साथ मतलब ऊ के साथ आ रहा है तो वो किस में परिवर्तित हो रहा है? व में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है ना। जैसे ऊ के साथ कोई सा भी स्वर आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? व में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार देखिए, जैसे री के साथ आ गया तो वो र में परिवर्तित हो गया। अब देखिए हम देखते हैं अयादि संधि। जब ए ऐ ओ औ के बाद दूसरा स्वर आए तो वो ए आए में, ऐ आए में, ओ औ में और औ आओ में हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए के बाद में क्या आएगा? ए और ऐ ओ औ के बाद में कोई सा भी स्वर आए तो वो किस में, जैसे ए के बाद में अ आया तो वो आय में परिवर्तित हो जाएगा, ऐ के बाद में अ आया तो वो आय में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। जैसे ने प्लस अन, नयन, अयन, ठीक है। ऐसे ही गे प्लस अक, गायक, आयक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ओ के साथ में अगर ई या कुछ भी आए तो वो अव में परिवर्तित, जैसे पो प्लस इत्र, पवित्र, अवित्र, अब आ रहा है ना। पो प्लस अक, पावक, आवक, वाव आव आ रहा है, ठीक है। जैसे नो प्लस इका, नाविका, भो प्लस अक, भावुक, ठीक है। ये जो नियम है ये आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आपको ये समझ में आएंगे। नेक्स्ट है आपका दूसरी जो संधि होती है वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन का अर्थ तो आप जानते हैं, पहले तो आए स्वर, अब आएंगे व्यंजन। व्यंजन मतलब क ख ग घ जो होते हैं ना, वो सब व्यंजन है। अब व्यंजन में क्या होगा? व्यंजन वर्णों के साथ स्वर और व्यंजन दोनों वर्णों का मेल हो जाए और उससे जो मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। समझ में आया कि व्यंजन संधि में खाली जैसे स्वर में सिर्फ स्वर का ही मेल हो रहा था, लेकिन व्यंजन में स्वर का भी मेल हो सकता है और व्यंजन का भी मेल हो सकता है। जैसे दिक प्लस अंबर, देखो दिक में क व्यंजन है और अंबर में अ स्वर है, तो ये मिलकर ग में परिवर्तित हो गया, ठीक है। ये सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, आपको इतना नहीं देखना है, सिर्फ आपको ये पता चलना चाहिए कि चाहे स्वर आए, चाहे स्वर के साथ व्यंजन हो या व्यंजन के साथ स्वर हो, उसमें व्यंजन संधि ही होगी, ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा जो भेद है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि में भी यही होगा कि विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन का मेल होना है, मतलब स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग संधि बनती है। लेकिन विसर्ग संधि कब आएगी? जो दो डॉट जो लगते हैं, जो दो बिंदु होते हैं, वो विसर्ग संधि में आते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मनः प्लस अनुकूल, मनोकूल, ठीक है। मनः प्लस बल, मनोबल, निश्चय, निहि प्लस च, निश्चय, ठीक है। निहि प्लस छल, निश्चल, दुह प्लस चरित्र, दुश्चरित्र, दुह प्लस शासन, दुशासन, मनः प्लस हर, मनोहर, ठीक है। तपः प्लस बल, तपोबल। तो ये सारी जो मात्राएं हैं ये सब विसर्ग संधि के अंतर्गत आती हैं। आज हमने देखा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, और संधि से बने शब्द को पुनः पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। और उसके बाद हमने संधि के भेद देखे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके नियम आप अच्छे से याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।